ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਮੈਡੀਸਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਡਲਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? बिल्कुल रखता है जी। किया ट्रीटमेंट है? ओएसटी नहीं था जी, उसका ट्रीटमेंट पेन किलर से था। ਤੇ ਉਹ ਕਿਆ ਉਹ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? तो ये उम्र भर का ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट प्रेफरेंस हम क्यों दे रहे हैं कि पहला हमारा मकसद है कि इंसान नशे से दूर रहे। पर जो इंसान बार बार हाई डोज में जा रहा है, बार बार चिट्टे में जा रहा है, बार बार परिवार का इतना ज़्यादा पैसा चला गया है कि इतनी बार चांसेस दे के भी वो निकल नहीं पा रहा है, तब हम उसको बोलते हैं ओपियोइड मेंटेनेंस, जो ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी का मेंटेनेंस पार्ट है, तब हम लंबा चलाते हैं। सोशल मीडिया, मूवीज़, इन सब में इतना ज़्यादा इसको कई बार हाइप कर दिया जाता है कि छोटे बच्चों को नॉलेज ही नहीं होती है कि इसमें एक्चुअली कुछ कूल जो होता है आजकल बच्चे मानते हैं कि अच्छी चीज़ है ये, वो नहीं है। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਅਫੀਮ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲੈਣਾ जी ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੋਲ ਜੀਭ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? अगर कोई इंसान अफीम ले रहा है जब पैसा अच्छा चल रहा है और फिर जब डाउन आ रहा है क्योंकि पैसा अच्छा नहीं चल रहा है, तो इंसान कहीं ना कहीं अफीम तब ले रहा था कि उसको तेज़ी चाहिए थी शरीर में, या फिर उसको अच्छा लगता था लेके, यूफोरिया जिसको बोलते हैं। पर वो पैसे कमी की वजह से ले रहा है दवाई, अफीम छोड़ने के लिए नहीं ले रहा। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੂਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜੋਤਸਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜੀਭ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਗੋਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? एकदम बढ़िया। मैम, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਇਹ ਫੀਲਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ? डी एडिक्शन साइकाइट्री जो फील्ड है, मेडिकल फील्ड, उसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, बट साइकाइट्री में काफ़ी एस्पेक्ट्स कवर होते हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये डी एडिक्शन का फील्ड होता है। तो आजकल जैसे आपने देखा होगा नॉर्थ इंडिया में स्पेशली, वैसे तो पूरे वर्ल्ड में ही एडिक्शन की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती ही जा रही है। तो कहीं ना कहीं साइकाइट्री का हिस्सा, डी एडिक्शन वाला हिस्सा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। सो मैंने तो साइकाइट्री चूज़ करी थी, पर कहीं ना कहीं मानसिक प्रॉब्लम है एडिक्शन की, इसलिए फिर डी एडिक्शन का ऑटोमेटिकली चूज़ हो ही जाता है। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੂਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ? ये 2.5 साल से ऊपर हो गए जी। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਕੇਸ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? साइकाइट्री से तो हाँ जी, क्योंकि ऐसी चीज़ है कि ये बीमारियां दिखती नहीं है कभी भी, कहीं ना कहीं इंसान जूझता रहता है अंदर ही अंदर। जैसे अगर आप देखें किसी की टांग टूटी है तो सब कुछ दिखता है कि वो चल नहीं पा रहा है या उसको चोट लगी है, दर्द हो रहा है, वो महसूस भी करते हैं। पर जो अंदर किसी के दिमाग में जो प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, स्ट्रेस चल रहा होता है जिससे वो जूझ नहीं पाता है, वो देखने की क्षमता मुझे इस फील्ड ने दी है। सो बहुत केसेस हमारे, सही बताऊँ तो हर केस ही डिफरेंट होता है, पर वो जो केस जिसमें एक्चुअली परिवार आगे बढ़ पाता है, जैसे मेरा एक केस था जिसमें 8 साल का बच्चा भी एडिक्शन प्रॉब्लम से आया था। उसकी, जैसे हम बोलते हैं चिट्टा नॉर्मल भाषा में, उससे होंठ जल गए थे उसके, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके परिवार का कोई सपोर्ट नहीं था। पर फिर भी इन चीज़ों में क्यों पड़ा, क्योंकि उसको फ्रीली कहीं ना कहीं मिल गया था, एंड जो उसका सर्कल था पीयर प्रेशर में उसने शुरू करा। पर कहीं ना कहीं उसको कम्युनिटी सपोर्ट, किसी सोशल हेल्थ वर्कर ने उसको बाई चांस, मतलब उसकी रब की मर्ज़ी मान लो उसकी, कि हमारे पास वो आ गया छोटा सा बच्चा, उसको 1-1.5 साल का ट्रीटमेंट मिला, फिर उसने स्कूलिंग शुरू करी। तो ऐसे ऐसे केसेस जब दिखते हैं कि एक्चुअली ये हेल्प होके एक बच्चे का फ्यूचर जो ज़ीरो से
आगे कुछ दिखता है कि कुछ कर सकता है वो बच्चा, तो ऐसे केसेस काफ़ी याद रहते हैं। ਓਕੇ, ਇੱਕ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਮ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੈ? वो तो स्कूल जा रहा है, उसके माता पिताजी वैसे तो लेबर क्लास से ही थे, तो जब उनको सपोर्ट वगैरह मिला, वैसे तो ध्यान नहीं दिया था उस बच्चे पे, पर जब सपोर्ट मिलता है बच्चे को ना हर तरफ से और बच्चा दिखता है प्रोग्रेस करता हुआ, तो फिर उम्मीद बहुत जगती है। माँ बाप की भी उम्मीद उतनी जगी कि हमारा बच्चा शायद पढ़ लिख के हमारा भी सहारा बनेगा, अपना तो बन ही रहा है, नहीं तो उम्मीद तो परिवार वालों ने छोड़ ही दी थी उसके लिए। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ थर्ड ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? पर्सन सोशल हेल्थ वर्कर होते हैं, उन्होंने एक्चुअली बच्चा खोजा था, तो उनको पता नहीं था कि इसको प्रॉब्लम क्या है, पर उनको बाई चांस जैसे हेल्थ कैंप्स करते हैं तो उनमें उनको बच्चा वो मिला था। कोई माँ बाप उसका कुछ आसपास था नहीं, तो उन्होंने सोचा कि इस बच्चे की प्रॉब्लम जानी जाए, तो उनको इस बात की नॉलेज थी कि ऐसी प्रॉब्लम्स मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो हमारे पास ले आए। उनका क्योंकि दिल बड़ा था, तो बच्चे की भी किस्मत थी कि उसको हेल्प मिल गई सही टाइम पे। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਮੈਡੀਸਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਡਲਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? नहीं, अडल्ट का ट्रीटमेंट अलग होता है एंड बच्चे का ट्रीटमेंट बच्चे की एज से देखा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा था, इसमें स्ट्रेस बहुत था उसको, अपने कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था उसका, तो उस केस में बच्चे की एज के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से डिप्रेशन की दवाई भी साथ दी जाती है। दूसरा, चिट्टे का या फिर जो ओपियोइड का इलाज होता है, जैसे अफीम हो गई या फिर कोई पेंटाडोल, ट्रामाडोल, ये सब भी लेते हैं जिसकी एडिक्शन हो जाती है, तो उस केस में कितनी डोज है, क्या मात्रा में क्या ले रहे थे वो, उस हिसाब से पेशेंट से कंसल्ट करके ही लिया जाता है। एंड जैसे बच्चे का मैंने एग्जांपल बताया, इनके लीगल गार्डियन को पहले ढूंढा भी गया था, बिकॉज वो 8 साल का है, तो वो ढूंढा गया, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी उस बच्चे में, क्योंकि लीगल गार्डियन के बिना हम ट्रीटमेंट भी नहीं दे सकते। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਾ ਆ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ? फैमिली थी, बट फैमिली ने ही उसको छोड़ दिया था कि इसका कुछ हो ही नहीं सकता। उसके इश्यूज बिहेवियरल भी थे बचपन से, आपने शायद बीमारी भी सुनी होगी ADHD, ਓਕੇ। तो उसमें अगर बच्चे कई बार एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, कई बार मार कुटाई भी कर देते हैं, क्योंकि वो कई बार इतनी एनर्जी में होते हैं कि उनके साथ कोई दोस्ती यारी हो नहीं पाती है एंड कोई उनको समझ भी नहीं पाता है। तो जब ये सब चीज़ें साथ के साथ मिलती हैं, पूरा होलिस्टिक अप्रोच करी जाती है पेशेंट की, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता है कि उसको एडिक्शन की ही बीमारी है, बहुत केसेस में, अधिकतर केसेस में दूसरे मेंटल हेल्थ इश्यूज भी साथ के साथ मिलते हैं, तो वो साथ के साथ ट्रीट होने ज़रूरी होते हैं। तो जब दी जाती हैं चीज़ें कि ADHD की दवाई दी, डिप्रेशन की भी दवाई दी, सपोर्ट दिया गया, तो बच्चे की उम्मीद फिर जागी, पेरेंट्स की भी जागी। उनको पता ही नहीं था कि ऐसी बीमारियां भी होती हैं, उन्हें तो बस ये था कि जो करना है इसको करे। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ? हमारे पास 1.5 साल का फॉलोअप था जी उसका। उसके बाद हमने फॉलोअप तो इतना नहीं कर पाए, पर लास्ट जो हमने उनकी फॉलोअप करी थी वो स्कूल में पढ़ाई करना शुरू कर चुका था। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ? उनका OPD बेसिस पे हमने ट्रीटमेंट दिया था उनको, रेगुलरली एवरी 5-10 डेज इनिशियली बुलाते थे। जब वो स्टेबल हो गया बच्चा, तो हर 2 या 3 हफ्ते में उनको बुलाना शुरू करा था। फिर दवाइयाँ बंद करके, जो एडिक्शन वाली हैं, क्योंकि एज के हिसाब से डिसाइड होती है कितनी देर चलेंगी, पर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की लंबी चली उनकी दवाइयाँ। ਰਾਈਟ। ਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਡਰੱਗਸ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂ? बहुत होती हैं। नशे की परिभाषा या डेफिनेशन मानिए क्या है, कोई भी ऐसी चीज़ जो नॉर्मल मात्रा से बढ़ती जा रही है और हमारी सोशल, जैसे ऑक्यूपेशनल, काम काज, सोशल लाइफ, अपना पर्सनल टाइम, इन सब पे इतना इफेक्ट डाल देती है कि जब नॉर्मल जिस चीज़ों में हमारा मन लगता था, बातचीत करने में, लोगों के साथ बाहर घुलने मिलने में, खाने पीने में, ये सब से मन हटना शुरू हो जाता है, उस चीज़ को एडिक्शन कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा फ़ोन एडिक्शन, सुना है आपने? बिल्कुल। अब क्यों है वो? क्योंकि वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो इंसान अपने सोशल सर्कल से कट जाता है और सिर्फ उसी में ही वो अपना ध्यान देता है। तो ये भी एडिक्शन क्यों है? बिहेवियरल एडिक्शन भी है, जैसे गैम्बलिंग, आपने डिसऑर्डर सुन रखा होगा किसी को, जैसे गैम्बलिंग, जैसे किसी को होता है ना कि लत लग जाती है कि बिना गैम्बलिंग के, या फिर गैम्बलिंग को हिंदी में मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, जुआ। जुआ, जुआ खेलते हैं जो भी, उनको भी इसकी लत लग जाती है। उससे भी इनको चाहे
पैसे हो चाहे ना हो, अपना पूरा घर भी बेच देते हैं, नॉर्मल सर्कल कट जाता है, उसकी भी होती है। तो बहुत टाइप की एडिक्शंस होती हैं, डिपेंड कि बिहेवियर क्या एसोसिएटेड है, उसको एडिक्शन कहा जाता है। ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? जी, साइकाइट्रिक इश्यूज काफ़ी होते हैं जी। लोगों को बस नॉलेज अब धीरे धीरे होने लगी है, जो अच्छी बात है। जब अवेयरनेस होगी जी तभी इलाज होगा, अदरवाइज कोई काम क्यों करेगा किसी इंसान पे अगर कोई समझ ही नहीं पा रहा उस इंसान को। ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? बिल्कुल रखता है जी। प्राइमरी सपोर्ट सिस्टम ही फैमिली होती है। इनफैक्ट अगर मैं नशे में जाने की आपकी रीजंस की बात करूं, बहुत कॉमन है कि स्ट्रेस नहीं झेल पाते लोग, और उसके बाद पीयर प्रेशर इतना होता है, सोशल मीडिया, मूवीज़, इन सब में इतना ज़्यादा इसको कई बार हाइप कर दिया जाता है कि छोटे बच्चों को नॉलेज ही नहीं होती है कि इसमें एक्चुअली कुछ कूल जो होता है, आजकल बच्चे मानते हैं कि अच्छी चीज़ है ये, वो नहीं है। पर देख देख के ऐसा इसमें जोड़ दिया गया है कि ये सब चीज़ करके लोग फेमस जो लोग कर रहे हैं, या फिर ये चीज़ अच्छी है बिकॉज उससे गाने एसोसिएटेड है, उससे सक्सेस एसोसिएटेड है, जबकि ऐसा नहीं होता। सक्सेसफुल पीपल आर डिसिप्लिन्ड, दे डोंट डू ये चीज़ें नहीं करते सक्सेसफुल पीपल। वो अपना रूटीन फॉलो करते हैं, वो मेहनत करते हैं। उस चीज़ को हाईलाइट किए बिना छोटे बच्चों को इम्पैक्ट पड़ता है, ये चीज़ अच्छी है। जब ये चीज़ अच्छी होती है एंड सोशल सपोर्ट में कोई उनको सही रास्ता दिखाने के लिए ना घर पे है, ना कोई क्लोज फैमिली मेम्बर है, ना उनको स्ट्रेस झेलने की कोपिंग मैकेनिज्म किसी ने सिखाई है, ना किसी के पास टाइम है सिखाने का। पहले के ज़माने में माँ बाप साथ बैठते थे, आजकल का इतना फास्ट टाइम है कि साथ बैठने का भी टाइम नहीं है, साथ खाने का टाइम नहीं है। तो जब ये सब नहीं होता सपोर्ट सिस्टम, तो एक गलत चीज़ है की अवेलेबिलिटी, जो कि इतनी ईजीली है आजकल के टाइम में। ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਿਖਾਇਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਡਰੱਗਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਯੂਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਰਾਈਟ। पूरा परिवार जी इसमें बिखर जाता है एक चीज़ में। क्या ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮੋਡਿਊल्स भी यूज़ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? बिल्कुल जी। अगर हम स्पेसिफिकली चिट्टे या फीम इन सब की बात करें, ओपियोइड्स की बात करें, तो बहुत कॉमन लोगों ने सुना है ब्यूप्रेनॉर्फिन या फिर मेथाडोन, जिसको ओपियोइड सब्सटीट्यूशन थेरेपी बोलते हैं। राइट, ਜਿਹਨੂੰ ਜੀਭ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾइट। तो उस केस में पहले फर्स्ट हमारी प्रेफरेंस रहती है पेशेंट को ये जानना, मरीज़ के बारे में सबसे पहले जानना कि वो इन चीज़ों में पड़ा ही क्यों। पहले वो रीजंस जानना ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ की बात आती है। हम फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं कि इस चीज़ों से इंसान परमानेंट छुटकारा पाए, तो एंटीडोट जो फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, इसको नाल्ट्रेक्सोन बोलते हैं। वो डिटॉक्स ट्रीटमेंट का फर्स्ट प्रेफर्ड स्टेप है, क्योंकि वही परमानेंट इलाज है जो एटलीस्ट 1 से 2 साल देना ही पड़ता है। हम तो 2 साल को प्रेफरेबल मतलब मानते हैं कि ये लो आप पूरा कोर्स। तो उसमें क्या होता है, जो ब्रेन में हमारे छोटे छोटे हार्मोन होते हैं, जिसकी वजह से ख़राब हो जाते हैं जब ये हार्मोन या फिर रिसेप्टर, तब ये लत की बीमारी लग जाती है कि बिना उसके इंसान को सब कुछ अगर दिया भी जाए वो अच्छा महसूस नहीं करता, नींद खराब रहती है, कुछ चाहिए वाली फीलिंग रहती है। तो ये चीज़ें अगर इंसान 1 से 2 साल वो कोर्स लेता है तो ये कम्प्लीटली ठीक होने के चांसेस होते हैं। पर अगर फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं लेता है, उसको है कि इंसान को मुझे काम काज भी करना है, इन पेशेंट का टाइम नहीं है या फिर उतना अफोर्डिंग नहीं है उस टाइम पे, या फिर उसकी पर्सनल चॉइस है, तब हम उनको जीभ के थल्ले वाली गोली का ऑप्शन भी देते हैं, अगर उसकी कंसेंट है वो 18 साल से ऊपर है इंडिया में। राइट। एंड मेथाडोन हर सेंटर में अवेलेबल ईजीली नहीं है इंडिया में, बाहर के देशों में है, पर हमारे यहाँ ज़्यादा ब्यूप्रेनॉर्फिन वाली जो गोली है जीभ के थल्ले वाली, वो हमारे यहाँ पे ज़्यादा होती है। पर ये लॉन्ग टर्म कोर्स हम प्रेफर नहीं करते हैं हर एक में। उनमें ज़रूर करते हैं जिनकी लंबी हिस्ट्री होती है कि बार बार कोई ना कोई नशे में पड़े हैं, छोड़ते हैं कुछ टाइम फिर इसमें, छोड़ते हैं कुछ टाइम फिर इसमें, या फिर कुछ ऐसा स्ट्रेसर होता है वो कोप नहीं कर पाते हैं। उन केस में हम लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट इसको कहते हैं कि आप लीजिए इसको। सब ओपियोइड सब्सटीट्यूशन बोलते हैं, क्योंकि ये भी एक टाइप के ओपियोइड होते हैं। उस टाइम के लिए हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं कि उनका शारीरिक जो तोड़ है वो टिक जाए और अपना काम काज कर पाएँ, अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ भी करें, नशे से भी दूर रहें।
और Right. धीरे धीरे ओवर द टाइम पीरियड जैसे वो सोशली, ऑक्यूपेशनली, फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज स्टेबल होता है पेशेंट, हम इसको धीरे धीरे करके बंद करते हैं। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ओपियोइड एक कैटेगरी है केमिकल की, एक सिंथेटिक ओपियोइड होता है, एक नेचुरल ओपियोइड होता है। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਫੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਓਪੀਓਇਡ, वो नेचुरल है, वो Right. जो कि सबको लगता है कि पौधे से है तो ये अच्छी है। उस चक्कर में जैसे पहले पुराने ज़माने में हार्ट पेशेंट्स को वैद्य या फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स या कुछ कुछ केसेस में एलोपैथी में भी लो डोज ओपियोइड को प्रेफर करते थे हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स को, या फिर इमीडिएट किसी को नीड है पेन के लिए बहुत ज़्यादा तब, या फिर मॉर्फिन जैसे हो गई, ये सब बहुत इमीडिएट जिसको नीड है किसी पेशेंट को उनके केस में देते थे कुछ टाइम के लिए। ਰਾਈਟ। पर उसको इतना बढ़ा चढ़ा के लोगों ने लिया कि ये हार्ट पेशेंट्स के लिए शायद बहुत अच्छी है तो हमारे लिए भी अच्छी होगी। वो करते करते इतना फैल गया कि पौधे से है, इसकी जो एडिक्शन वाली चीज़ है वो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। ऐसे ही सिंथेटिक जो केमिकल से बनते हैं पर उनका स्ट्रक्चर मतलब उनका रूप, रंग, शेप, अगर मॉलिक्यूल छोटे अंक में देखें तो वो सेम ही होता है, तो वो आर्टिफिशियल हो गया। जो हम ब्यूप्रेनॉर्फिन की बात करें वो भी कैटेगरी है सिंथेटिक की, पर वो बनाई इस तरीके से गई है कि वो कुछ अफीम जैसा या फिर कुछ ओपियोइड जैसा हिस्सा तो है ही, पार्शियल है इन द सेंस कि उसकी लत नहीं लगती, कि वो ओवर द टाइम इंसान कम कर पाता है। पर अगर आपने प्लेन कोई ओपियोइड लिया है वो इंसान कम नहीं कर पाता, उसकी मात्रा बढ़ती जाती है सेम इफेक्ट आने के लिए। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡੋਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਅਡਲਟ ਨੇ ਇੰਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 18 साल से कम तो जी अभी गाइडलाइंस के हिसाब से हम किसी में कर नहीं सकते। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ उसका ਟ੍ਰੀਟ ट्रीटमेंट ਕੀਤਾ ਹੈ OST नहीं था जी, उसका ट्रीटमेंट पेन किलर्स से था। ਤੇ ਉਹ ਕਿਆ ਉਹ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਹਦੇ ਚ? बिल्कुल, इसलिए हम इनको पहले एडमिशन प्रेफर करते हैं। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰਡੀਅਨ ਉਹਦਾ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ कोई ਇਹਦਾ guardian ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ पर्सन जी, मिले। जी, और इसको इनको हम स्टार्टिंग में 5 दिनों में ही बुलाते थे इसलिए, और फॉलोअप लेते थे कि बच्चा ठीक है कि नहीं। और दूसरा सबसे पहले हम केस वाइज टू केस वाइज चलते हैं, किसी की डोज बहुत ज़्यादा है उनको सबसे पहले हम एडमिशन ही एडवाइस करते हैं कि उनको स्टेबल करा जाए, क्योंकि घर में एनवायरनमेंट उतना नहीं होता है कि वो मेडिकली स्टेबल कर पाए घर वाले। एंड जो जीभ के नीचे वाली दवाई होगी या फिर ओरल टैबलेट्स, पेन किलर्स होगी या तोड़ों की दवाई होगी, वो कुछ हद तक तो कर देती है इंसान को कंट्रोल, पर जो फ्लूइड्स चढ़ते हैं, ताकत के इंजेक्शन लगते हैं, BP मॉनिटरिंग होती है, उनके हर एक वाइटल्स देखे जाते हैं, वो सब जांच पड़ताल करके एक मेडिकल टीम ही पेशेंट को संभाल पाती है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस एडमिशन रहती है अगर किसी को मॉडरेट या सिवियर डिपेंडेंस थी और विड्रॉल में आ रहा है हमारे पास। अगर किसी को माइल्ड या मॉडरेट के बीच की है बीमारी, तब हम उनको ऑप्शन देते हैं कि आप घर पे ले लीजिए ट्रीटमेंट, एंड हमारे पास रेगुलर जो जो हम फॉलोअप पे आपको बुला रहे हैं वो आते रहिए, एंड जिस हिसाब से स्टेबल रहेंगे उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट आपको आगे मेंटेनेंस पे रखने की अगर चॉइस है तो हम करेंगे। अदरवाइज फर्स्ट सेकंड प्रेफरेंस जो फर्स्ट के बाद आती है कि इस पे शॉर्ट टाइम के लिए रखें और इसको भी बंद करें धीरे धीरे। ਇਹ ਗੋਲੀ ਵਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੋਡੀ 'ਚ? इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जैसे मैंने बताया कि पार्शियल ओपियोइड है, मतलब कुछ हिस्सा ओपियोइड वाला है, कुछ हिस्सा ऐसा है कि जिससे जो दिमागी रूप से लत लगती है, डोपामीन के रिसेप्टर्स होते हैं, ओपियोइड के रिसेप्टर होते हैं हमारे दिमाग में, उनको एडिक्शन वाली जो चीज़ है कि सेम इफेक्ट आने के लिए जो मात्रा चाहिए होती है, अमाउंट चाहिए होती है, वो बढ़ती नहीं है। तो जो शारीरिक कंपोनेंट होता है, जो शारीरिक तोड़ें होती हैं जो ओपियोइड कवर करती हैं, वो तो ये कवर कर ही लेता है। तो जब शरीर स्टेबल हो जाता है और इंसान की मानसिक तोड़ें धीरे धीरे काबू आनी शुरू होती हैं, तो हम इस दवाई को कम करते हैं। तो बीइंग एन ओपियोइड, क्योंकि उसका सेम ही रंग रूप है, तो काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं तोड़ों की। एंड क्योंकि एडिक्शन पोटेंशियल नहीं है इसका, तो हम धीरे धीरे इसको कम करते हैं और बंद करते हैं। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? बिल्कुल, ऐसे कुछ लोग आते हैं कि जिनको हम लंबे टाइम चलाते हैं, पर वो कुछ हिस्सा होता है मरीज़ों का। मैक्सिमम जो लोग होते हैं उनकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस रहती है कि हम तो छोड़ने हैं जी नशा, तो एक और गोली लग गई उसका क्या मतलब निकला, जो बिल्कुल सही बात है।
तो हमारी ये रहती है कि हम 3 से 4 महीना तो उनको जो होती है हाई डोज में देंगे कि मानसिक तोड़ें और शारीरिक तोड़ें दोनों उनकी सेटल्ड रहें। और जैसे जैसे हम पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे जैसे वो इंसान काम काज कर रहा है, परिवार के साथ जुड़ रहा है, मेंटली अपने फिजिकली दोनों हेल्थ वाइज अब सही चल रहा है, फिर हम उसको कम करने की तरफ लेके जाते हैं, उसको बंद करते हैं। तो ये उम्र भर का ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट प्रेफरेंस हम क्यों दे रहे हैं कि पहला हमारा मकसद है कि इंसान नशे से दूर रहे। पर जो इंसान बार बार हाई डोज में जा रहा है, बार बार चिट्टे में जा रहा है, बार बार परिवार का इतना ज़्यादा पैसा चला गया है कि इतनी बार चांसेस दे के भी वो निकल नहीं पा रहा है, तब हम उसको बोलते हैं ओपियोइड मेंटेनेंस, जो ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी का मेंटेनेंस पार्ट है, तब हम लंबा चलाते हैं, क्योंकि पहला स्टेप है कि इंसान नशे से दूर रहे। ਰਾਈਟ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਅਫੀਮ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਜੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਨ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਜੀਭ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? जैसा आपने खुद कहा, उनका आपका बिहेवियर पैटर्न देखना होता है। अगर कोई इंसान अफीम ले रहा है जब पैसा अच्छा चल रहा है और फिर जब डाउन आ रहा है क्योंकि पैसा अच्छा नहीं चल रहा है, तो इंसान कहीं ना कहीं अफीम तब ले रहा था कि उसको तेज़ी चाहिए थी शरीर में, या फिर उसको अच्छा लगता था लेके, यूफोरिया जिसको बोलते हैं। पर वो पैसे कमी की वजह से ले रहा है दवाई, अफीम छोड़ने के लिए नहीं ले रहा। अगर माइंडसेट ही छोड़ने वाला नहीं है, सिर्फ पैसे की कमी की वजह से इंसान दवाई लेना चाह रहा है, तो मेरा तो यही मानना है कि उसका बिहेवियर ही बता रहा है कि उसका छोड़ने का मकसद ही नहीं है। ਅਗਰ 2-3 ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਫੀਮ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲਈ 2-3 ਮਹੀਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਅਫੀਮ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਗਰ 2-3 ਵਾਰੀ ਸੇਮ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? जी, कोई इंसान हमारे पास आ रहा है ना, मतलब कि वो दुखी हो गया अपनी लाइफ से, कोई उसके आसपास उसको मदद करने वाला नहीं दिख रहा है, तभी आता है। हम एज डॉक्टर्स क्यों बनते हैं कि हमारा पहला काम या धर्म, जिसको हिंदी में कहा जाता है कि सेवा करना ही है। तो कोई अगर दुखी होके आ रहा है तो हमारा पहला मकसद रहता है कि इसकी मदद कर पाएँ। एंड क्योंकि ये बिहेवियर दिख रहा है तो कहीं ना कहीं हमें भी समझ होती है कि सिर्फ और सिर्फ नशे की दिक्कत नहीं है इंसान में, कोई ना कोई ऐसा स्ट्रेस फैक्टर होगा, या तो कोई साइकेट्रिक इश्यूज हैं, या फिर मोटिवेशन ही ख़त्म है इंसान की किसी ना किसी वजह से। तो हम पहले मोटिवेशन देखते हैं कि उसकी है कितनी, और थेरेपी भी इनिशिएट करते हैं, इसको साइकोथेरेपी बोलते हैं, कि साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के लिए उसकी मोटिवेशन रहे। ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करते हैं, कहीं ना कहीं इंसानों को ही खुद को समझ नहीं आ पाता कि वो ट्रिगर किस बात से हो रहे हैं कि बार बार नशे में जा रहे हैं। काउंसलिंग भी करते हैं ਤੁਸੀਂ भी? वो तो करनी ही पड़ती है। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब ही है दवाइयाँ प्लस काउंसलिंग। एडमिशन हम क्यों प्रेफर करते हैं? दवाइयाँ, काउंसलिंग, सपोर्ट सिस्टम सारा एडिक्वेटली प्रोवाइड करते हैं हम। घर पे सारी चीज़ें नहीं हो पाती। काउंसलिंग इंसान को सिर्फ एडिक्शन की दी जाए तो पहले मोटिवेशन पे ही काम करते हैं, पर जब लगता है कि उसके साथ साथ कोई मेंटल इश्यूज भी चल रहे हैं, उनको भी साथ साथ हम एड्रेस करते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है, एक डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी होती है, कि कोपिंग स्किल्स मैकेनिज्म्स पे इम्प्रूवमेंट की थेरेपी होती है। किसी को एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है तो एंग्जाइटी की थेरेपी हम अलग करते हैं। तो थेरेपी साइड बाय साइड चलनी ज़रूरी है जी। ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਭ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? बहुत तगड़ा रिश्ता है जी। डिप्रेशन जो है, सब इंसान को लगता है कि आज मेरा मन खराब है तो डिप्रेशन है जी, ऐसा नहीं होता। पर किसी का मन खराब लंबे टाइम तक रहता है, फॉर एग्जांपल 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज़्यादा, एंड किसी भी सिचुएशन में जाए, चाहे हंस खेल रहे हैं आसपास, पर वो खुशी महसूस नहीं कर पा रहा, या घबराहट बेचैनी इतनी हो गई है कि काम काज नहीं कर पा रहा, घबराहट में ही रहता है, पसीने आ रहे हैं, धड़कन तेज़ है, लोगों से बातचीत नहीं हो पा रही है, ऐसी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है। या फिर कोई और साइकाइट्रिक इश्यू भी होता है। मैंने ADHD का आपको एग्जाम्पल दिया था बच्चे में, कोई उसको समझ नहीं पाता है, ना वो कॉन्सेंट्रेट कर पाता है बच्चा। जब ऐसी चीज़ें, पर्सनालिटी इश्यूज बहुत कॉमन होते हैं कि अपब्रिंगिंग में चाहे सोशल सपोर्ट नहीं मिला, जेनेटिक्स ऐसे हैं, वो ऐसी चीज़ हो जाती है कि वो डील नहीं कर पाते इन्वायरमेंट से, और बहुत अनयूजुअल वे से बिहेव करते हैं, जैसे इम्पल्सिविटी, सोचते बाद में करते पहले। जब ये चीज़ें प्रोमिनेंट होती हैं तो इसका पूरा डायरेक्ट लिंक है जी इसमें जाने में।
ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਓ ਹਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਵੀ ਜੀਭ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਲੈ ਲਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, वो सारियां चीज़ें की करते हो तुसी? पहले जी जब पेशेंट आता है हमारे पास, सबसे पहले हम उनको काउंसलर या थेरेपिस्ट के पास भेजते हैं कि डिटेल में आधा घंटा बैठ के एटलीस्ट मरीज़ को समझा जाए कि क्या बैकग्राउंड से आ रहा है, क्या इसकी सिचुएशन रही है, क्या हेल्प इसको इमीडिएटली चाहिए। जब तक वो हमें क्लियर नहीं होता है हम आगे गाइड कैसे करें। अब तो वही बात होगी, अगर किसी इंसान की प्रॉब्लम ही नहीं समझ पा रहे हैं तो सोल्यूशन हर एक को हम कैसे सेम दे के हम कर सकते हैं? हर एक की प्रॉब्लम डिफरेंट होती है। राइट राइट। गोली सिर्फ दिखती है, इससे लोगों को लगता है कि सिर्फ गोली ही इलाज है, गोली ही दे दी, पर अंदरूनी जो काम होता है वो हर एक का डिफरेंट होता है, पर उसके लिए मेहनत भी लगती है। और उसके लिए मेहनत जो करता है सिर्फ हम नहीं करते, जो मरीज़ हमारे पास, जो इंसान लेने आ रहा है उसकी भी मेहनत हमें उतनी ही चाहिए होती है, क्योंकि आना पड़ता है उसको हमारे पास। राइट। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਵੀ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕੁਝ? अगर मैं ही डगमगा जाऊंगी तो वो कहाँ जाएगा जी? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਛੱਡ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ डाउन ਜਾਂਦਾ है? नहीं, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस अगर डाउन जाएगा, पहला मेरे को ऑब्वियसली लगता है कि इंसान को पहले मैं देखूं कि वो एक्चुअल जेन्युइन रीज़न है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको समझा जाता है कि उसके दिमाग में ऐसी चल क्या रही है दिक्कतें। जब अगर कोई बहुत टाइम से चल रहा है लंबा पेशेंट, तो एक डॉक्टर से पहले इंसान हूँ तो इंसान के रूप में देखूँ तो ऐसा लगता है इसने क्या कर दिया, अपनी लाइफ के साथ अच्छा चल रहा था। पर जब डॉक्टर का जो फ़र्ज़ है कि पहले इंसान को गाइड करना, ये सब फीलिंग सेकेंडरी हो जाती है। राइट। क्योंकि उनके आसपास वाले डीमोटिवेट करने के लिए बहुत है, हमें फोकस करना है कि चलो हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट सोल्यूशन क्या है, उसकी तरफ मोटिवेट करना। क्योंकि हो सकता है इस अटेम्प्ट में नहीं हो, अगले अटेम्प्ट में हो जाए। अगर वही कॉन्फिडेंस हम नहीं दिखाएंगे उसमें तो वो मरीज़, वो इंसान आगे कहाँ जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दवाई छड्ड नहीं सकते, जिद्दां अफीम लग गई सेम ये गोली लग जाती है जी। ते ਉਹ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ सच है? वो मैंने कहा कि कुछ केसेस में ये सच हो जाता है जो कि इस दवाई को गलत तरीके से लेते हैं। जैसे आपने ही जो बताया, अफीम ले ली दवाई ले ली, अफीम ले ली चिट्टा ले लिया दवाई ले ली, शराबें ले ली, या फिर कोई गांजा चरस भी आता है वो ले ली, फिर ये ले ली। अगर इंसान प्रॉपर एक तरीके से पूरा ट्रीटमेंट, जो मैंने कहा काउंसलिंग, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, थेरेपी, गोलियाँ रेगुलर फॉलोअप के साथ नहीं लेता है तो इसके चांसेस बढ़ते जाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं तक कॉन्फिडेंस लेवल भी हो जाता है कि अपने हिसाब से करके देखते हैं अब तो सही चल रहा है। जब अपने हिसाब से करते हैं, कहीं ना कहीं मानसिक तोड़ या कोई स्ट्रेस या कुछ आता है, वो हमारे संपर्क में होते नहीं है। गलत चीज़ें का उनका लिंक या फिर एनवायरनमेंट हुआ ही होता है, पनप रहा होता है आसपास, वो जल्दी वहाँ पे रीच कर जाते हैं, हमारे पास नहीं आ पाते। कुछ लोग को डर भी लगता है, शर्म भी आती है बार बार आने में, जो कि उनकी ग्रोथ के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए ही डेट्रीमेंटल या फिर नुकसानदेही होती है। राइट। तो ये डर अगर नशा लेने में नहीं है तो ये डर अपने इलाज के लिए, अपनी बेहतरी के लिए लेने में भी नहीं होना चाहिए। ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਹੈ ਉਹ 100% ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ? जो इतनी गारंटी वो इंसान मेरे को देगा कि वो रेगुलर आएगा, फॉलोअप में हमारी बात मानेगा, हर एक चीज़ कम्युनिकेट करेगा ओपनली, उतनी गारंटी मैं उसकी लेती हूँ कि वो ठीक रहेगा। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਛੁਡਵਾ ਦਾਂ? वो मैं नहीं देखती हूँ। नहीं, एक बंदे का अपना ਹੁੰਦਾ ना कि हर एक इंसान अलग है जी। अगर किसी इंसान की मेंटल हेल्थ इश्यूज इतनी प्रोमिनेंट है कि वो झेल ही नहीं पा रहा अपनी लाइफ, सुसाइड तक पहुंच गया है, उसके चक्कर में उसका नशा भी चल रहा है, तो पहले मैं उसके सुसाइड पे पहुंचने वाले ट्रीटमेंट पे फोकस करूँगी ताकि उससे बाहर आए और नशा भी साइमल्टेनियसली छूट जाएगा। पर किसी की सिर्फ नशे की ही प्रॉब्लम है तो उनको मोटिवेशन, पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहे उनके आसपास, तो हम आसपास 1-2 साल के अंदर उनको विद रेगुलर फॉलोअप्स भी करवा सकते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं
फॉर एग्जाम्पल अगर 1000 लोग नशा कर रहे हैं, उनमें से 100 लोग के करीब ट्रीटमेंट लेने का या फिर रेगुलर फॉलोअप पे आने का साहस करते हैं, करेज दिखाते हैं। उनमें से मान लीजिए 10 से 12 लोग ऐसे हैं जो परमानेंटली छूट भी जाते हैं। ਓਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀਭ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਸੇਮ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਫੀਮ ਖਾ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? इसका ना बहुत सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स होता है। साइंटिफिकली मैं आपको बता सकती हूँ, इसका जो हाई वाला है, यूफोरिया, मज़ा आ गया या फिर अच्छा लग रहा है, वो नहीं होता है, पर शरीर की तोड़ें सब सेटल्ड रहती हैं। ਜਿਹੜੇ ਰਿਹਾਬ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, क्या ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ? इस बात में कुछ हद तक सच्चाई है कि जब रिहैब सेंटर कोई ऐसा इंसान खोलता है जिसको इंसान की हेल्प करने का पहला मकसद या पहला इंटेंशन नहीं है, बट मनी मेकिंग या मनी मिंटिंग पहला मकसद है, तो वो उस हिसाब से पेशेंट को या फिर इंसान को ट्रीट करेगा। पर किसी इंसान का मकसद खोलने का रिहैब सेंटर है कि पहले इंसान की मदद करनी है, होलिस्टिक अप्रोच देनी है ट्रीटमेंट की, तो वो फोकस करेगा उसको होलिस्टिकली अपने परिवार के साथ, अपनी ऑक्यूपेशन के साथ, एक सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट करने में। उसमें खर्चा तो होगा, पर अगर इंटेंशन ये है तो वो इंसान इंटीग्रेट होगा। पर किसी का इंटेंशन ये है कि पहले पैसे लेने हैं, इंसान साइड बाय साइड हो जाए तो चलेगा। राइट। दोनों टाइप के मिलेंगे। इसलिए जब भी रिहैब की हम बात करते हैं, हम परिजनों से सबसे पहले ये कहते हैं कि आप पहले खुद जाके देखिए, समझिए कि वो रिहैब सेंटर में फैसिलिटीज़, जो डॉक्टर्स हैं, जो टीम है पूरी, वो उनका पेशेंट्स को ट्रीट करने का तरीका, जो उनके पेशेंट्स ट्रीट हुए हैं, बाहर आए, उनके रिजल्ट्स, उनसे एक आध से बात तो करिए। देखिए आपके मरीज़ अंदर किस हिसाब से रहे जाएंगे, उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा, व्यवहार कैसा है उनका पेशेंट्स के लिए। इन सब चीज़ों से इंटेंशन समझ आती है। अल्टीमेटली गोल तो बेटरमेंट है ना लाइफ की। ਮੇਰੇ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਫੀਮ ਲੈ ਲਓ। क्या सेम ट्रीटमेंट जीभ थले रखने वाली गोली भी कर दी है? नहीं जी, और ये ट्रीटमेंट जो आप कह रहे हो कि दिल का अगर दर्द है आप अफीम ले लो, ये भी गलत है जी। मैं वो भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਾਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਜਾਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਯੂਥ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਨੇ ਆ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੇਮ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੰਨਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨੋਨ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਨਾ ਅਚਾਨਕ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਾਇਦ 45-46 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਅਫੀਮ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਨੇ, ਕਿ ਅਫੀਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ये सब कुछ झूठ है। जीभ के नीचे वाली गोली जान नहीं लेती है अगर उसको ट्रीटमेंट की तरह लिया जाए। अगर ट्रीटमेंट की तरह लिया जाए। मैं वही आ रही हूँ कि आप अफीम शुरू क्यों हुई थी इलाज के रूप में, क्योंकि वो इंसान जो दे रहा था अफीम, वो किसी हिसाब से किसी मरीज को दी जाती थी। अब कोई इंसान उसको समझ के किसी और हिसाब से लेनी शुरू कर दे, अपनी समझ को बूझ के, जहाँ इसको मेडिकल नॉलेज नहीं है, तो आप चाहे एक इंसान को 1 लीटर कोक आप 100 दिन पिलाओ, वो भी मर जाएगा। वो भी मर जाएगा। ओके। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ पर्सनल मैसेज देना चाहोगे? जी, अगर आप समझ सकते हैं कि आप किसी ना किसी मानसिक दिक्कत से गुजर रहे हैं और अफीम, चिट्टा, शराब, गांजा, चरस या किसी भी टाइप की एडिक्शन बिहेवियर है उससे एसोसिएटेड, या फिर किसी भी साइकेट्रिक इलनेस से नॉट एसोसिएटेड, पर अगर डर रहे हो, झिझक रहे हो, तो उससे आप वहीं रहोगे जहाँ पे हो। पर अगर कुछ एक स्टेप उठाया, मदद मांगी, तो 0 से तो ज़्यादा % चांस है कि बाहर आ जाओगे। पर अगर नहीं स्टेप लोगे तो डेफिनेटली 0% चांस है कि कभी नहीं बाहर आ पाओगे। ये मेरा मैसेज है। थैंक यू मैम। डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੂਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਕੰਟੈਕਟ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ।
ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਸਾਇਲੈਂਟ ਸ਼ਾਊਟ। ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।